स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे संविधान की आत्मा है बल्कि यूपीएससी की परीक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक अवश्य देखें और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की हमारी चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है, संविधान आपको कुछ अधिकार तो देता है, लेकिन क्या होगा अगर सरकार ही उन अधिकारों को छीनने के लिए कानून बना दे? क्या हम बेबस हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान में ही एक सेफ्टी वॉल्व बनाया गया है और कैसे सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच चली एक लंबी लड़ाई ने हमारे अधिकारों के भविष्य को तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें इन अधिकारों की जरूरत ही क्यों पड़ी। बिल्कुल। अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि अधिकार होते ही नहीं तो जीवन कैसा होता? शायद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब होता। हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक काल का शोषण देखा था, जहां सरकार की शक्ति पर कोई लगाम ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को जगह दी। ये अधिकार असल में सरकार की शक्तियों पर लगाई गई सीमाएं हैं, एक लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। और ये जानना भी दिलचस्प है कि मौलिक अधिकार अकेले नहीं है, अधिकारों का एक पूरा परिवार है ना? जैसे प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार वगैरह। प्रीलिम्स में अक्सर इनके बीच के बारीक अंतर पर सवाल आ जाता है। इसे कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक परिवार की तरह ही समझते हैं। सबसे बड़े बुजुर्ग हैं प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो माना जाता है कि हमें जन्म से, प्रकृति से मिले हैं, जैसे जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। सरकार इन्हें देती नहीं तो मतलब छीन भी नहीं सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी सोच से प्रेरित है। ठीक है, तो ये तो हो गए वो अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स वो हैं जिन्हें राज्य यानी सरकार कानून बनाकर मान्यता देती है और लागू करवाती है। जैसे संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। अब आते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये हमें एक सम्मानित जीवन जीने और देश की शासन व्यवस्था में हिस्सा लेने का मौका देते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार या संगठन बनाने का अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो असल में इन सभी का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। उन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो संविधान की नींव है और उनकी गारंटी खुद संविधान देता है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये अधिकार क्यों जरूरी हैं, तो चलिए इनकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये नाम 1215 में इंग्लैंड में जारी हुए अधिकारों के पहले घोषणा पत्र से लिया गया है। तो क्या है इनकी विशेषताएं? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं है, इनके पीछे कोर्ट की ताकत है। अगर सरकार या कोई और आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत या फिर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये अधिकार असीमित नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकारों का या देश की सुरक्षा का नुकसान नहीं कर सकते। सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है और यहीं पर मेंस का सवाल बनता है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं। ये तय करने की शक्ति भी न्यायपालिका के पास ही है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर अधिकार राज्य के खिलाफ मिले हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा देते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को अपराध मानता है। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने पर लागू होता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये अधिकार राज्य के खिलाफ हैं, तो इस राज्य का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 12 में। यूपीएससी के लिए ये परिभाषा बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें शामिल है एक तो भारत सरकार और संसद, दूसरा सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल,
तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और चौथा, अन्य प्राधिकरण। अदर ऑथॉरिटीज। ये अन्य प्राधिकरण वाला हिस्सा थोड़ा अस्पष्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे समझाया है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को और व्यापक बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी संस्था, चाहे वो LIC हो, ONGC हो या कोई यूनिवर्सिटी, अगर वो सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रही है तो उसे भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट संस्था भी सरकार के लिए कोई सार्वजनिक काम कर रही है तो उसे भी राज्य के दायरे में लाया जा सकता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी संस्था अधिकारों का हनन करके ये न कह सके कि भाई हम तो सरकार है ही नहीं। तो अनुच्छेद 12 ने ये तो बता दिया कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा किससे करनी है? राज्य से। पर सवाल यह है कि रक्षा होगी कैसे? अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे अधिकारों को ही छीन ले तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक, अनुच्छेद 13 की। ये मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ये साफ साफ दो बातें कहता है। पहली, संविधान लागू होने से पहले के जो भी कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है वो लागू नहीं होंगे। और दूसरी, संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो उस हद तक शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। इस अनुच्छेद 13 से न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है ना? एकदम सही। अनुच्छेद 13 ही न्यायिक समीक्षा का आधार है और इसी से दो बहुत दिलचस्प सिद्धांत निकलते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका सरल मतलब है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट बस उस खराब हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर देगा और बाकी कानून लागू रहेगा। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसे एक खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संविधान से पहले का कोई कानून एक मोमबत्ती की तरह है जो जल रही थी। 26 जनवरी 1950 को जब मौलिक अधिकारों का सूरज उगा तो वो मोमबत्ती बुझी नहीं, बस उसकी रोशनी सूरज की चमक में छिप गई, मतलब उस पर ग्रहण लग गया। वो कानून निष्क्रिय हो गया। भविष्य में अगर कभी संविधान में संशोधन करके उस मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए तो वो सूरज हट जाएगा और वो पुरानी मोमबत्ती फिर से दिखने लगेगी, यानी वो कानून फिर से सक्रिय हो जाएगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। लेकिन यहीं से मुझे लगता है भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव शुरू हुआ। सवाल ये उठा कि अनुच्छेद 13 में जिस कानून यानी लॉ की बात हो रही है, क्या उसमें संवैधानिक संशोधन भी शामिल है? क्या संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? यही मिहिन दौलत का सवाल था, जिसने दशकों तक संसद और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा रखा। इसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पहला पड़ाव आया 1951 में शंकरी प्रसाद केस में। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत की गई संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा से अलग और ऊपर है, यानी संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। फिर कहानी में मोड़ आया 1967 में गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं, संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून ही है। तो यहाँ तो संसद की शक्तियां लगभग खत्म कर दी गई मौलिक अधिकारों के मामले में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद और न्यायपालिका के बीच एक तरह की जंग छिड़ गई। संसद ने 24वां संशोधन लाकर गोलकनाथ के फैसले को पलटने की कोशिश की। और फिर आया भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केस, 1973 का केशवानंद भारती केस। इस केस ने इस पूरी बहस को कैसे सुलझाया? केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सोचिए, कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, संशोधन करने की असीमित शक्ति है, लेकिन
और ये लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी शब्द बन गया। लेकिन संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट कर दे। और ये मूल ढांचा क्या है? क्या इसकी कोई लिस्ट दी गई थी संविधान में? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा क्या है ये हम समय समय पर केस दर केस बताते रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। तो सोचिए 1973 में हुआ क्या। कोर्ट ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला जो संविधान में लिखा भी नहीं था, मूल ढांचा का सिद्धांत। ये एक तरह से कोर्ट का कहना था कि आप घर का फर्नीचर बदल सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। और तब से आज तक यही अलिखा नियम हमारे लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। यह सचमुच एक मील का पत्थर है। अब जब हमने अधिकारों के इस सुरक्षा कवच को समझ लिया है, तो कुछ अधिकारों पर भी संक्षिप्त में बात कर लेते हैं, खासकर अनुच्छेद 21, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 21 शायद हमारे संविधान का सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अधिकार है। पहले इसकी व्याख्या बहुत संकीर्ण थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब बस ये था कि अगर किसी को फांसी देने के लिए कानून बना है और उस कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है तो सब ठीक है। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। यहीं से विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत भारत में लागू हुआ। आज अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, जिसे कई अधिकार शामिल हो गए हैं। और अंत में वो अधिकार जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं, अनुच्छेद 32। सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे बाकी मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अब सोचिए कि आपके मौलिक अधिकार एक तिजोरी की तरह है और सुप्रीम कोर्ट उसका गार्ड है। अनुच्छेद 32 इस गार्ड को 5 अलग-अलग चाबियां देता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। क्या आप इनमें से किसी एक चाबी का उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। एक चाबी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को पेश करो। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लेती है तो कोर्ट इस चाबी का इस्तेमाल करके आदेश देता है, उस व्यक्ति को तुरंत मेरे सामने लाओ, मैं तय करूंगा कि उसकी गिरफ्तारी सही है या नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। इसी तरह परमादेश, प्रतिषेध जैसी और भी चाबियां हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। अनुच्छेद 12 और 13 उनके कवच और तलवार की तरह हैं, और केशवानंद भारती केस में विकसित मूल ढांचे का सिद्धांत वो ब्रह्मास्त्र है जो इस नींव की रक्षा करता है। इन अधिकारों ने समय के साथ खुद को विकसित किया है और आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न, जिस पर मेंस के लिए सोचा जा सकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा गया है, क्या वो संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए एक आवश्यक न्यायिक उपकरण है, या फिर ये निर्वाचित संसद के ऊपर अनिर्वाचित न्यायपालिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन है? इस पर जरूर सोचिएगा। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से मौलिक अधिकारों को समझने में मदद मिली होगी। स्वधर्म IAS अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में।